हाय फ्रेंड्स। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लीगल जो कंप्लायंस जो आजकल हर एक की जवाब पे है। मेरे को पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों ही रिक्वेस्ट कॉल्स वगैरह आ चुकी हैं कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए। ये है सेक्शन 43B जो पेमेंट से रिलेटेड है, एमएसएमई पेमेंट से रिलेटेड। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि ये 43BH है क्या, एमएसएमई पेमेंट्स का, ये पेमेंट्स कैसे रेगुलेट करनी है, अगर हमने कोई नॉन कंप्लायंस कर ली है तो उसके लिए पेनल एक्शन क्या है, और इसके लिए करेक्टिव एक्शन है तो क्या है, और इसकी कंप्लीट अलिस्ट्रेशंस के साथ ये सिनेरियो है तो ये एप्लीकेबिलिटी है, ये सिनेरियो है तो एप्लीकेबिलिटी, प्रैक्टिकल अलिस्ट्रेशंस, लार्ज नंबर ऑफ, तो सारी उसके साथ हम इस टॉपिक को टच करेंगे, एक एक करके बहुत ही डिटेल में सारी चीज को समझेंगे। पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट MK गुप्ता। हाँ फ्रेंड्स, ये जो बेसिकली MSME पेमेंट से रिलेटेड सेक्शन है 43BH, ये सेक्शन जो फाइनेंस एक्ट 2023 में इंट्रोड्यूस कोई अमेंडमेंट करके ये लाया गया था। इसमें बेसिकली ये इस सेक्शन के तहत है कि जो इसकी 1 अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड्स जो आप पेमेंट्स करते हैं, वो पेमेंट्स जो सेक्शन 15 है MSME का, वो आपके जिस ईयर में करते हैं उस ईयर में एक्चुअल पेमेंट वाले साल में ये डिडक्टिबल होगा। अदर वर्ड्स में अगर आप कहें तो कोई सम, अगर आपने कोई अमाउंट बिजनेस की पेमेंट MSME को देनी है, MS को देनी है, छोटी इंडस्ट्री को, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, यहाँ एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि ये माइक्रो और स्मॉल के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो जो अगर कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग रहती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और वो अगले साल में पे की जाती है, तो जिस साल में आपने एक्चुअल पे करी है उस साल में इनकम टैक्स में ये वाली पेमेंट आपको डिडक्टिबल होगी। और जो अमेंडमेंट है ये 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है, यानी कि जो पिछले अपना 1 अप्रैल पीछे निकल के गया है 2023 का, उससे ये एप्लीकेबल है। तो MSME इंटरप्राइज क्या है, इसके इंटरप्राइज का क्या मतलब है? अंडरटेकिंग जो कोई स्पेसिफिक आपकी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन में इंगेज्ड है या सर्विस इंडस्ट्री से परटेनिंग है, तो टू द इंडस्ट्री और एंगेज्ड इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये फर्स्ट पैरा का इसका मतलब ये है कि जो आपकी पेमेंट है, जो ये आपकी डीलिंग है, ये एप्लीकेबल है, जो इंडस्ट्री अपनी स्मॉल या माइक्रो जो है इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में या प्रोवाइडिंग या रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज के केस में। तो आई होप इसमें ये आपको क्लियर हो गया कि अगर आपने किसी ट्रेडर को वो करी है तो ट्रेडर के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और सर्विसेज के केस में एप्लीकेबल है। दो MSME एक्ट क्लासिफाइज एंटिटीज एज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। MSME एक्ट के तहत ये टाइप ऑफ एंटिटीज होती हैं जो MSME की होती हैं। ये डिफाइन किया जो पेमेंट्स हैं विद इन द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड, जो सेक्शन 15 में टाइम लिमिट प्रेस, सेक्शन 16 में जो एक प्रावधान और भी है कि जो 15 में टाइम लिमिट बताई गई है उसके अंदर हम पेमेंट नहीं करते
तो हमें जो है इंटरेस्ट के साथ पेमेंट देनी पड़ेगी इन केस ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस। अकॉर्डिंगली जो है 43 विच 43B सब सेक्शन H जो है लॉ में इंसर्ट करा गया है। तो इसलिए जो है माइक्रो और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वही सेक्शन के लिए रेलिवेंट है। कौन सी? माइक्रो और स्मॉल। देखिए एक ऊपर आपको बता के आए कि आपको जो जो एंटिटीज की एप्लीकेबिलिटी है प्रोडक्शन वाली, मैन्युफैक्चरिंग वाली और सर्विस रेंडरिंग वाली जो एंटिटीज हैं उनके साथ आप डील करते हैं, उसकी पेमेंट करनी है आपने, तो तब आपके ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा, वो एंटिटीज की भी फर्दर वो माइक्रो होनी चाहिए और जहां स्मॉल होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर जो एप्लीकेबल है। आगे हम जो भी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि माइक्रो और स्मॉल जे कौन सी है क्राइटेरिया। माइक्रो और जो स्मॉल है, माइक्रो कौन सी है? माइक्रो है जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में और जहां इक्विपमेंट में 1 करोड़ से जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है एक्सीड नहीं करती, प्लांट मशीनरीज इक्विपमेंट में 1 करोड़ से एक्सीड नहीं करती, जहां जो उसकी टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं करती, तो वो माइक्रो इंटरप्राइजेस होगी। माइक्रो के ऊपर क्या है? ये एप्लीकेबल है। और जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या है? जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ से एक्सीड करती है बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ ऑफ रुपीज। 1 करोड़ तक तो माइक्रो में आ गई, एक से ज्यादा आपकी एक्सीड करती है बट 10 करोड़ से कम है तो आपकी ये स्मॉल एंटरप्राइजेस में आ गई। और टर्नओवर जो है, टर्नओवर आपकी डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज, यानी कि 5 करोड़ रुपए से ऊपर है बट 50 करोड़ रुपए से इक्वल है या उससे कम है, तो वो स्मॉल में एंटरप्राइजेस में फॉल कर जाएगी। ये थर्ड वन इज मीडियम। मीडियम के ऊपर जो एप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए हमें मीडियम का देखने की जरूरत नहीं है। आपने यही 2 क्वालिफाइंग टेस्ट है, 2 ऊपर आप टेस्ट इसके पढ़ के आए हैं, 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 से नीचे हैं, इसके बेसिस पे आप इस चीज को टेक केयर कर सकते हैं। बोधी क्राइटेरिया इकट्ठे मीट आउट होने चाहिए। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में है और टर्नओवर में है, ये इकट्ठे देखने हैं। मतलब वैल्यू टू बी फॉर क्लासिफिकेशन पर्पज। अगर कोई इंटरप्राइज कोई एक लिमिट क्रॉस करती है एनी ऑफ एनी वन क्राइटेरिया, देन इट विल बी अपग्रेडेड टू नेक्स्ट लेवल। अगर सपोज किसी की टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं होती बट जो उसकी वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की वो 1 करोड़ से एक्सीड हो जाती है, तो वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगी। तो however such enterprises will be demoted only when both the criteria applicable for its categories are not fulfilled। नीचे तब आएगी निचले कैटेगरी में जब दोनों जो इसके क्राइटेरियाज हैं वो फुलफिल नहीं होते उस कैटेगरी में। imply that every enterprise fulfilling the above criteria is a MSME considering the definition of terms supplier under the MSME Act, which means micro or small enterprises। तो इसमें अब एक चीज और है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस अपने पॉइंट्स नोट करते रहिएगा। इसमें है कि अगर अब एक चीज और आ गई क्वेश्चन, ये मेरा 5th क्वेश्चन है जो आपको क्लियर कर रहा हूं कि अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन बाया सुओ मोटो आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से इस लिमिट में आती है, क्या उसके ऊपर ऑटोमेटिकली इसकी एप्लीकेबिलिटी शुरू हो जाती है? नहीं, इसका जवाब है नहीं। आपको एमएसएमई एक्ट में जो उद्यम जो है वो आपके पास होना अनिवार्य है, तब आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होगी। अगर आपके पास एक वैलिड उद्यम की एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके ऊपर इस क्लास की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ये पॉइंट नंबर 5th है, तो आप अकॉर्डिंगली इसके आप देख सकते हैं।
और इसका एक चीज ये भी बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इसी के रिलेटेड फंक्शनैलिटी इशू करी है, वो आप अपने सप्लायर से नंबर लेके ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन वैलिड रजिस्टर्ड है या नहीं है, या उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो पर्टिकुलर लस्ट्रेशंस है डिडक्शन व्हेन अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग। जो प्रोविजंस है, सेक्शन जो प्रोफेशनल मेरे फ्रेंड्स हैं उनको तो सभी को पता ही है कि जो 43B(H) की प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी है वो तभी होती है जब कोई अमाउंट एट ईयर एंड मेरी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रही है। हाँ, एंड इट इज पेड, रिफ्लेक्ट कर रही है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द एंड इज पेड विद इन टाइम परमिटेड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट, एमएसएमई एक्ट कि इसमें आउटस्टैंड कर रही है और इस प्रोविजन के तहत जो पीरियड अलाउ किया गया है उस पीरियड में वो पे होगी है। द प्रोविजंस जो सेक्शन 15 की है वो ये प्रेस्क्राइब करती हैं कि जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, वो सर्टेन फैक्ट्स के जो अ, उसके ऊपर ये आधारित हैं। फैक्ट्स वो कौन से हैं, ये पॉइंट बाय पॉइंट हमने डिफरेंट इलस्ट्रेशंस को, एक ये ब्रॉडर क्वेश्चन 6 नंबर है, इसके हमने सब पार्ट्स 8-10 बना दिए हैं। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं। डिफरेंट सिनेरियो नंबर पार्ट ए, आप ये कह सकते हैं कि जब जनरली जो होता है बायर और सेलर का, सप्लायर का कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो ड्यू डेट पेमेंट की वो होगी 15 days फ्रॉम द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स गुड्स की डिलीवरी की डेट या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो उसकी डेट के 15 दिन के जो है उसकी ड्यू डेट उसकी हो जाएगी जी, अगर कोई आपस में एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है एंड द पेमेंट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर इज लेस देन और इक्वल टू 45 days, अगर कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड जो डिफाइन किया गया है वो 45 दिन या इससे कम का है, तो इस केस में ड्यू डेट टू मेक द पेमेंट वुड बी द डेट एग्रीड बिटवीन द सप्लायर एंड बायर। जो उन दोनों ने आपस में बैठ के डेट की रजामंदी करी है तो वही डेट एग्रीमेंट की डेट मानी जाएगी, वही लीगली वैलिड डेट होगी। पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द बायर विद इन, और दी इतना तो पेमेंट है मैक्सिमम इस पीरियड के अंदर जो है हो जानी चाहिए। तो देयर इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है बट द पेमेंट पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर इज मोर देन 45 days। कहते एग्रीमेंट है बट जो पीरियड अलाउ किया गया है वो जो पीरियड है 5 days है। तो इस केस में जो पेमेंट है, पेमेंट जो बायर है उसको 45 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी जिस डेट से उसने एक्चुअल डिलीवरी उसको गुड्स की हुई है या सर्विसेज रेंडर करी है उसने, तो उसी 45 days के बीच उसको पेमेंट करनी है या वो सर्विसेज रेंडरिंग की 40। इफ पेमेंट जो है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 45 days करी है बट एग्रीमेंट की डेट से पहले कर दी है तो भी ये नॉन कंप्लायंस मानी जाएगी और इसका जो है डिसअलाउंस हो जाएगा। ये था सिनेरियो सी पार्ट का सिनेरियो। डी पार्ट में एग्रीमेंट है and an objection dispute has been raised by the buyer of the goods within 45 days of the date of actual receipt of goods। पेमेंट का एग्रीमेंट करा हुआ है बट 15 दिन के अंदर अंदर जो है कोई डिस्प्यूट रेज करा है, तो पेमेंट जो है इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द बायर विद इन 15 days। जिस 15 days का कहां से काउंट करेंगे, जिस डेट को उसने कोई सच ऑब्जेक्शन जो है ऑब्जेक्शन एड्रेस करा है या रिमूव करा है एमएसएमई सप्लायर ने, तो उस दिन से 15 दिन काउंट किए जाएंगे। अगर उसने सपोज उसके माल में कोई दिक्कत है या उसकी सर्विसेज में कोई इशू है, तो अगर ऐसा कोई पॉइंट है तो उससे 15 दिन
बाद में इस चीज में काउंट करे जाएंगे जब वो उसको एड्रेस कर देता है। देयर इज एन एग्रीमेंट है जो ये डिस्क्राइब करता है पेमेंट 30 दिनों के अंदर होएगी। बायर ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया डिस्प्यूट आफ्टर 15 days ऑफ एक्चुअल रिसीप्ट ऑफ गुड्स, कि बायर ने कर दिया कि भाई 15 दिन के एक्चुअल रिसीप्ट के बाद उसने कर दिया, तो जो पेमेंट का पीरियड है वो 30 days है। तो रिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ पेमेंट एज पर एग्रीमेंट द ऑब्जेक्शन जो डिस्प्यूट है वो कब रेज किया जा सकता है, विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो इस प्रेजेंट केस में क्या है, डिस्प्यूट रेज करा है 15 दिन के बाद, तो बायर की क्या ड्यूटी बनती है कि वो पेमेंट करेगा विद इन द पीरियड ऑफ 30 days एज पर द एग्रीमेंट। अगर भाई डिस्प्यूट रेज करना है तो 15 दिन के अंदर अंदर कर लो। ये नहीं है कि इसको डिस्प्यूट रेजिंग मैकेनिज्म को ही अपना एक टूल बना लीजिए और उसको ही आगे प्ले करते जाइए। तो इस चीज को इस हिसाब से ये हमारे ABCD 4 सिनेरियोज हमने यहाँ पे विजुलाइज करे हैं पॉइंट नंबर 6 में। आपके इसमें आप अकॉर्डिंगली इसमें देख सकते हैं कि इससे सिनेरियो के सेक्शन के तहत ये टाइम आपको मिलता है। नेक्स्ट हमारी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया हमने इलस्ट्रेशंस जो है वो आपको इसके थ्रू बता रहे हैं कि डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज है। सपोज हमारी 25 मार्च है, 25 मार्च को हमने गुड्स की डिलीवरी करी, ठीक है जी, 25 मार्च 2024 को। डेट ऑफ पेमेंट हमारी एज पर एग्रीमेंट 5 अप्रैल है, और डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कौन सी बनेगी हमारी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जहां पे एक्सप्रेस वो नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो 5 अप्रैल। आपने 15 days काउंट करने हैं ना जी। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर सेक्शन 15 ऑफ द MSME 25 मार्च, डेट ऑफ पेमेंट एज पर एग्रीमेंट 5 अप्रैल। 5 अप्रैल इसकी डेट एग्रीमेंट के मुताबिक होगी, दिन कितने भी हैं बट 5 अप्रैल होगी, डेट भी 5 अप्रैल तक पैसे देने हैं। तो ड्यू डेट जो एज पर सेक्शन 5 अप्रैल होगी, और एक्चुअल डेट भी है तो कोई डिसअलाउंस नहीं होगी, ये एक परमिसेबल ट्रांजैक्शन माना जाएगा 43B(H) के लिए। ये इसका हमारा जो पॉइंट नंबर 7 आप कह सकते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कि 25 मार्च को हमने गुड्स अपनी डिलीवर करी हैं, जहां सर्विसेज रेंडर करी हैं, 5 अप्रैल हमारी डेट एग्रीमेंट के मुताबिक है। नेक्स्ट सिनेरियो आपका बी सिनेरियो क्या हो गया, 25 मार्च को हमने अपनी सर्विसेज रेंडर करी हैं या गुड्स डिलीवर करी हैं, और 5 अप्रैल हमारी डेट ऑफ एग्रीमेंट है। ड्यू डेट जो हमारी MSME एक्ट के तहत क्या बन गई, क्योंकि उसका तो है कि जो एक्चुअल है पहले वो मानी जाएगी, तो एक्चुअल हमारी 5 अप्रैल है तो 5 अप्रैल होगी। एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी हमारी, 6 अप्रैल होगी। तो जो ये 6 अप्रैल एक्चुअल डेट है, ये वाली जो आई थिंक आप देख पा रही हैं, जो 6 अप्रैल है, जो 6 अप्रैल आपकी डेट है यहाँ पे, ये डेट है बायर एंड सप्लायर की जो आपस में एग्रीमेंट था उसकी कॉन्ट्रावेंशन में है, उससे एक दिन बाद हुई है। तो इसकी आपको जो परमिसिबल डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नहीं मिलेगी, बट आपको 24-25 में मिल जाएगी, क्योंकि इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट ये डिडक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट है सिनेरियो सी, 25 मार्च को आपने गुड्स की डिलीवरी की या सर्विसेज रेंडर करी, आपकी डेट ऑफ पेमेंट एज पर एग्रीमेंट फ्रेंड्स 5 जून है। अब आप समझिए 5 जून कितने दिन हो गए आपके, मैक्सिमम जो डेज हैं आपके एग्रीमेंट लेटेस्ट भाई 45 डेज का हो सकता है। 25 मार्च आपकी होगी, 25 मार्च के ये आपके दिन हो गए, मार्च के दिन हो गए, अप्रैल के दिन हो गए, और इसका मतलब है मई में मेरे जाके 45 डेज पूरे होते हैं। 30 डेज तो अप्रैल के मेरे हो गए, ठीक है जी, और 7 दिन मेरे हो गए ये वाले मार्च के,
और 8 दिन मई के, तो 45 लेटेस्ट डेट जो मेरी एमएसएमई की है, 45 दिन जहां से मेरे पूरे होते हैं, वो मेरी डेट बन गई 8 मई। 8 मई मेरी डेट बन गई। तो इसका मतलब है 8 मई, और मेरी एक्चुअल पेमेंट की डेट मैंने क्या करी है, 4 जून करी है, 4 जून को। यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार तथ्य ये है कि हालांकि मेरी एग्रीमेंट की डेट 5 जून थी और मैंने पेमेंट की डेट उससे एग्रीमेंट की डेट से पहले कर दी, बट फिर भी ये ट्रांजैक्शन मुझे इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा, क्योंकि मैंने विद इन परमिसिबल उसमें नहीं करी है। Same would be subject to disallowance under section 43B(H). तो ये भी डिसअलाउ हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरा सिनेरियो डी। डी सिनेरियो, डी पार्ट का सिनेरियो क्या कहता है, 25 मार्च को मैंने ये अपनी ट्रांजैक्शन करी है, या सेल ऑफ गुड्स की, या डिस्पैच डिलीवरी ऑफ गुड्स, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की। एग्रीमेंट मेरा कोई है नहीं है, तो अब इसका मतलब है ड्यू डेट कौन सी होएगी फ्रेंड्स, आप खुद बताइए। तो हम वहां डिस्कस करके आए हैं, व्हेन देयर इज नो एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट, तो आपको 15 दिन मिलते हैं। तो 15 दिन में आपने पेमेंट करनी है। तो 15 दिन में पेमेंट करनी है, कैसे करनी है, तो 25, तो 7 दिन तो आपके ये हो गए मार्च के, और 8 दिन आपके अप्रैल के हो गए। तो 8 अप्रैल आपकी डेट है। एक्चुअल इन्होंने पेमेंट करी 9 तारीख को, तो ये ड्यू डेट से आपकी पेमेंट बाद में हुई है, तो ये 43B(H) में डिसअलाउ हो जाएगी। और जब आप एक्चुअल पे करेंगे अगले साल में, तो अगले साल में आपको इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अब एक और सिनेरियो, ई सिनेरियो। ई सिनेरियो क्या है जी, कि 25 मार्च आपकी उसकी डेट है जब आपने सर्विसेज रेंडर करी हैं या गुड्स डिलीवर करी हैं, बट एग्रीमेंट कोई है सच वो नहीं है, ठीक है। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ और आपने रिमूव किया, वो रिमूव किया आपने 30 अप्रैल को। तो आपकी ड्यू डेट क्या बनी, जिस डेट को आपने ऑब्जेक्शन रेज करा, तो उस डेट के 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन रिमूव करा। रिमूव कब करा, 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को आपने रिमूव करा, और 14 मई आपकी डेट हो गई, और 14 मई को पेमेंट आपकी हो गई। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ये अलाउ होएगा, डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्शन रेजोल्यूशन वाला हो गया। 15 डेज आपके काउंट करेंगे जो ऑब्जेक्शन जिस डेट से रिमूव हुआ, ना कि 25 मार्च से। सिंस द पेमेंट इज मेड विद इन, तो डिसअलाउंस नहीं है। नेक्स्ट आपका एफ में लास्ट सिनेरियो आपका 31 जनवरी को आपने गुड्स डिलीवर करी या सर्विसेज रेंडर करी, और एग्रीमेंट कहता है 15 फरवरी तक आपने पेमेंट करनी है। और एमएसएमई एक्ट के तहत भी फिर इसका मतलब है ड्यू डेट 15 फरवरी होगी, और आपने जो एक्चुअल पेमेंट कर दी वो 25 फरवरी को कर दी। तो 25 फरवरी को कर दी तो डिले है, ड्यू डेट के बाद आपने करी है, तो इसका जो है आपने, इसमें क्या है, इसमें बहुत ही जो लास्ट वाला एक मजेदार क्वेश्चन है, आप इस चीज को दोबारा से समझिए। 31 जनवरी की आपकी पेमेंट है, 15 फरवरी ड्यू डेट है, और 15 फरवरी को ही एमएसएमई के तहत ड्यू डेट बन जाएगी जो आपके एग्रीमेंट की ड्यू डेट है। आपने पेमेंट करी 10 दिन लेट, तो क्या होगा कि अल्दो इसमें ये है भी डिले है आपकी पेमेंट करने पे, बट क्योंकि पेमेंट आपने उस साल के अंदर अंदर कर दी है, तो 43B(H) का कोई डिसअलाउंस नहीं होगा। जिस सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में पॉइंट्स हैं, आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए कि आल्दो देयर इज ए ऑफ डिले ऑफ 10 डेज, 15 फरवरी को करनी थी बट आपने 25 फरवरी को करी है, बट आपने विद इन दिस फाइनेंशियल ईयर ही कर दी है, 31 मार्च तक कर दी है पेमेंट। तो इसका मतलब है कि आपको इस साल में इसका डिसअलाउंस नहीं होगा। इससे एक मतलब ये भी निकलता है कि अगर आपकी पेमेंट निकलती है साल के अंदर अंदर, आप उस पेमेंट को 31 मार्च तक कर देते हैं,
तो आपको इसका डिसअलाउंस नहीं होगा 31 मार्च की अगर बैलेंस शीट में नहीं आती। ये डिफरेंट सिनेरियोस प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस के थे, तो आई थिंक इन सभी से क्लियर है। तो सेक्शन 40 जो 23 के तहत क्या है कि जो एनी इंटरेस्ट पेड और पेबल बाय द बायर शेल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर। अब एक तलवार और चला दी इन्होंने। अब ये तलवार तो देखना है भी अच्छी है या बुरी है, ये हर एक के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग तो इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे जी गले की हड्डी बनी हुई है ये क्लॉज। तो वो इंटरेस्ट आपका सपोज एक साल के अंदर किसी इंडस्ट्री का, बड़ी इंडस्ट्री का 10 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई, उसने जो एमएसएमई एक्ट के तहत पे कर दिया, तो उसको इनकम टैक्स में वो वाला इंटरेस्ट जो है अलाउबल एक्सपेंस नहीं होगा। उसको मतलब डबल उस चीज का इम्पैक्ट आएगा उस पर्सन को। एक तो उसको उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा, और दूसरा जी जो है इसमें। अब डिसअलाउंस का आप एक चीज समझिए कि मतलब क्या होगा। डिसअलाउंस का मतलब क्या होगा कि अगर आपका सपोज एक बड़ी इंडस्ट्री की बुक्स में 20 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, उसके ऐसे जनरली क्या है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में एक एक्चुअल प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है, वो पेमेंट बड़ा लटका लटका के करते हैं। तो अगर वो पेमेंट सपोज उसके ऐसे एमएसएमई वाले वेंडर हैं जिनकी 20 करोड़ की पेमेंट है, उसने एज पर टाइमलाइन नहीं दी, तो उसका जो प्रॉफिट है एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ 20 करोड़ प्लस 20 करोड़ की वो वाली पेमेंट जो उसने लेट करी है, तो वो भी उसके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। उस पर्सन को, उस बड़ी इंडस्ट्री को 40 करोड़ के ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर कोई भी इंडस्ट्री है जो एमएसएमई को पेमेंट जो है डिले के साथ कर रही है, उसकी पेमेंट एज पर परमिसेबल टाइम शेड्यूल नहीं है। तो कुछ और क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करे हैं। अमेंडमेंट ये जो है नई प्रोविजन है, जो बहुत लोगों के गले की जो एक बुरी तरह से वो एक समस्या बनी हुई है उनकी बिजनेस की, तो वो 1/4/2023 से एप्लीकेबल है। तो 1/4/2023 से एप्लीकेबल होने का मतलब है जो इससे पहली पेमेंट्स हैं खड़ी हैं उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके अंदर एंटरप्राइज कौन सी फाइल करेगी, फॉल करेगी, जैसे हम पहले ही डिस्कस कर रहे हैं अभी, एक तो माइक्रो वाली एक स्मॉल वाली। इसकी हमने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फुलफिलिंग द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड एज, कब कोई इंटरप्राइज है जिसने क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लिया है माइक्रो या स्मॉल आने का, बट ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर जो प्रोविजंस है 43B(H) की एप्लीकेबल नहीं है। तो आपका जो वो एमएसएमई इंडस्ट्री है उसका रजिस्टर होना अनिवार्य है। एक्सपेंस शुड बी disallowed. The provisions of section applies only when there is a supplier. The term supplier is defined in an, thereby only those MS जो है माइक्रो या स्मॉल यूनिट जो है जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा इस पर्पस के लिए। कोई इस क्राइटेरिया में फॉल करता है बट रजिस्टर्ड नहीं है, वो इसका उसको इसका क्लॉज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। विल दी अप्लाई टू ट्रेडर्स रजिस्टर्ड अंडर दी एमएसएमई एक्ट, हाल तो हमने पहले ही क्लियर कर दिया। जो ये एप्लीकेबल है जहां तो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर्स, जहां सर्विस अपने प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर जो एप्लीकेबल है। ट्रेडर्स हैं तो ट्रेडर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। प्रायोरिटी सेक्टर एंड शुड नॉट बी इंटाइटल्ड टू अदर बेनिफिट इंक्लूडिंग एज पर 10 ट्रेडर जो हैं वो इस प्रव्यू से, इस प्रोविजन के प्रव्यू से, स्कोप से आउट हैं। आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। तो आर एप्लीकेबल टू द अमाउंट स्टैंडिंग एज ऑन, जो 31 मार्च 2023 को अमाउंट खड़ा है क्या उसके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल। जी जैसा कि हम ऊपर भी डिस्कस कर रहे हैं जी 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है, इसलिए जो अमाउंट आपका 31 मार्च 2023 को आउटस्टैंड करता है उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि बिल बी रिट्रैक्टेड इन केस द पेमेंट इज मेड बियॉन्ड द टाइम परमिटेड बट विद इन द सेम डिसअलाउंस वुड बी।
अब ये पॉइंट भी हालांकि हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका रिवीजन हो रही है कि 43BH अट्रैक्ट होएगा अगर मैंने पेमेंट परमिसेबल टाइम पीरियड में नहीं करी, बट मैंने उस साल के अंदर अंदर 23-24 के पेमेंट कर दी है। अब मैं आपको एक अलग से इसकी इलस्ट्रेशन और दे देता हूं कि सपोज आपने डीलिंग करी, आपकी ड्यू डेट थी पेमेंट की 15 मई 2023, बट आप वो पेमेंट करते हैं 2 मार्च या 28 मार्च 2024 को, तो तब भी आपको जो है इस क्लास की डिसअलाउ अट्रैक्ट नहीं होगी। आपकी पेमेंट विद इन द ईयर कंप्लीट हो जाती है तो भी आप उस डिसअलाउ से बच जाते हैं। The amount outstanding to an MSME micro या small enterprise supplier is paid after due date specified under the, कि जो इस माइक्रो या स्मॉल वाला सप्लायर है, एलिजिबल सप्लायर है, उसकी पेमेंट जो खड़ी है 31 मार्च को, वो ड्यू डेट के बाद करी है, जस्ट फॉर दी, बट आईटीआर फाइल करने की डेट से पहले कर दी है, तो क्या ये अमाउंट की डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं। इसका जवाब है आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि आपने रिटर्न फाइल करने की, सपोज आपकी डेट थी 30 सितंबर, 30 सितंबर 2024, इनका ये सवाल है कि 30 सितंबर 2024 से अगर आपने ये पेमेंट पहले कर दी है 31 मार्च को जो खड़ी थी, तो क्या डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं। आपको ये पेमेंट मिलेगी अगर आप ड्यू डेट के बाद करते हैं, तो जो ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट है उसमें मिलेगी, आपको 23-24 में मिलेगी, यानी कि आपको ये पेमेंट 23-24 फाइनेंशियल, 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, जो अगला फाइनेंशियल 23-24 तो आपका ये रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर है, तो इसके आगे आपने पेमेंट 24-25 में किसी टाइम पे करी है, तो वो आपको रिटर्न फाइल करने से अगर पहले भी करी है तो भी आपको अलाउड नहीं होगी। टैक्स पेयर चेज द गुड्स फ्रॉम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज सप्लायर से उसने माल खरीदा 1 मार्च को, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स उसको ये लगा कि इस पे ये दिक्कतें हैं, तो उसने डिस्प्यूट रेज कर दिया सप्लायर को 5 मार्च को, कि स्टेटिंग दैट सर्टेन गुड्स आर डिफेक्टिव, कुछ गुड्स तेरी जो हैं डिफेक्टिव हैं। डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया पार्टीज के दरमियान 30 मार्च को, 1 मार्च को एक्चुअल उसने डिलीवरी दी थी, 30 मार्च को उसने डिस्प्यूट रिजॉल्व करा, तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी? ये ज्यूम करें भी कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है आपस में, तो इसका मतलब है 15 दिन उसको अलाउ इसमें परमिसेबल होंगे। एग्रीमेंट कोई नहीं है, तो डेट ऑफ ड्यू डेट पेमेंट के लिए 15 डेज होगी फ्रॉम द डेट ऑफ, तो 15 मार्च 2024 सप्लायर ने डिस्प्यूट रेज करा है 15 दिन के बीच बीच फ्रॉम द डेट ऑफ, एंड पेमेंट जो है नाउ करनी चाहिए 15 डेज जिस डेट को डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ है। तो करंट केस में क्या है, डिस्प्यूट कब रिजॉल्व हुआ है? बाय April 13 टू कंप्लाई विद दी, तो पेमेंट डिस्प्यूट आपका रिजॉल्व हुआ इस केस में 30 मार्च को, 30 मार्च को रिजॉल्व हुआ, तो आपको 30 मार्च से 15 दिन मिलेंगे, तो 2 दिन मार्च के हो गए, 13 दिन अप्रैल के, तो 15 आप 13 अप्रैल आपकी जो है ड्यू डेट होगी, 13 तारीख तक कर देंगे तो कोई डिसअलाउ सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है कि डिस्प्यूट रेज किया 20 मार्च को, यही 8 नंबर क्वेश्चन है, इसी की कंटिन्यूएंस में है। सपोज द डिस्प्यूट इज रेज्ड ऑन 20 मार्च बाय द टैक्स पेयर, 20 मार्च का मतलब है 15 दिन तो उसके परमिसेबल थे, 15 दिन के ऊपर उसने कर दिया बाद में, तो क्या इसकी क्या फिर एप्लीकेबिलिटी होगी? कंसिडरिंग दैट 15 दिन थी, इसका मतलब है 1 मार्च से उसने 15 दिन के बीच बीच करना था जब उसको माल मिला था, अगर कोई वो करना था, और इस केस में द अमाउंट शुड बी डिसअलाउ, तो अमाउंट उसका डिसअलाउ किया जाएगा। If the amount is outstanding as on 31 March, it should be noted that since the dispute was raised, 15 दिन के बाद डिस्प्यूट रेज करा गया था, जो परमिसेबल लिमिट है, तो बेनिफिट ऑफ एक्सटेंशन जो है उसको नहीं मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रेजोल्यूशन वाला बिल। दी प्रोविजन जो 43 भी एच की है अट्रैक्ट होएगी अगर वायर जो है
प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर रहा है। जो जिसने पर्सन ने माल खरीदा है, अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में है, एक्ट स्टार्ट्स विद ए नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लाज, कि ये जो 28 इसको करता है, वायर इज ऑप्टिंग, अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर रहा है, तो पेमेंट टू एनी पेमेंट टू माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज, तो तब उस केस में इसको एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। ये इसके लकूनस कहे जा सकते हैं। एक तो ऊपर था भी आपने ड्यू डेट के अंदर पेमेंट नहीं करी, बट उस साल के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, तो वो भी इसका एक लकूना ही है इस लॉ का। और ये भी एक लकूना है कि अगर 44A में फॉल करता है, तब इसके अंतर्गत इस चीज को नहीं फॉल करते। नेक्स्ट है, इफ द वायर जो है गुड्स का या सर्विसेज रेसिपिएंट अगर कोई अमाउंट एज ए रिटेंशन मनी रखता है इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट, तो डिसअलाउंस का क्या सीन होगा फिर? जनरली क्या होता है कि काफी केसेस में जो वायर होते हैं या सर्विस के रेसिपिएंट होते हैं, वो कुछ मनी 5% 10% रिटेंशन मनी के तौर पे रख लेते हैं कि हम इसको बाद में देंगे। तो उस केस में वो रिटेंशन मनी के ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी होगी? पेमेंट नीड्स टू बी मेड टू ए, तो अगर कोई इवन इफ एन अमाउंट इज रिटेन्ड बाय द बायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एग्रीड विद द, जो रिटेन्ड मनी है विद द टाइम लिमिट एज, तो वो रिटेंशन मनी भी जो है विद इन दैट स्पेसिफिक पीरियड पे होनी चाहिए। स्पेसिफिक पीरियड एज पर जो हम पीरियड पहले ऊपर डिस्कस करके आए हैं, रिटेंशन मनी के लिए कोई अलग से उसको कोई एग्जेम्पशन या कोई ऐसा वो नहीं है। तो टैक्स पेयर ने गुड्स रिसीव करी हैं इनवॉइस के ऊपर 5,900 का सपोज इनवॉइस है, 900 रुपए उस पे जीएसटी के हैं, तो उसने जो है पेमेंट करी नहीं है टाइम लिमिट के अंदर, तो जो अमाउंट है अब 31 डिसअलाउंस है, क्या वो इनक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी, 5,900 पे होगी या 5,000 पे होगी, जहां किससे 900 पे होगी? अब जो इसमें क्वेश्चन है कि जो 43B(H) है, ये एनी सम पेबल की बात करता है, तो जो पेबल है सम, उसको क्या है, वो टोटल जो बेसिक अमाउंट है प्लस जीएसटी है, तो इस केस में वो 5,900 पूरे का पूरा डिसअलाउ होगा। ठीक है, तो इसमें है कि अगर बायर ने चेक इशू किया है एमएस यो माइक्रो या स्मॉल सप्लायर को, वो इन कैश नहीं हुआ बिफोर द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15, चेक उसने दे दिया उसको, बट वो चेक इन कैश नहीं हुआ, तो क्या ये डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? तो बायर ने चेक दे के अपनी जो ड्यूटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो खत्म कर दी है विद इन द टाइम लिमिट, कि अगर उस सप्लायर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने चेक इन कैश नहीं करवाया या उस डेट के बाद करवाया, तो वो 43B(H) इस केस में अट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, तो बट इस केस में अगर ये होता है कि वो 1 महीने बाद लगाता है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तब ये डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा। तो अब ये है कि अगर मिस्टर ए कोई प्रोफेशनल सर्विसेज अवेल करते हैं अमाउंटिंग टू ₹1 लाख, ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अपना माइक्रो या स्मॉल जो है एंटरप्राइज सप्लायर से, तो सर्विसेज कंप्लीट हुई है 5 मई 2023 को। 5 मई मिस्टर ई है, उसने पेमेंट करी नहीं एंड टीडीएस भी नहीं काटा, ना तो पेमेंट करी ना भाई ने टीडीएस काटा, ए भाई ने, तो और डिसअलाउंस वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30%, whether entire amount आई रुपी 1 लाख should be disallowed और disallowance will be restricted to 30% आई 30,000। तो देखो यहाँ पे डबल वो क्लॉज एप्लीकेबल अपनी का इनविसेज सिनेरियो आ गया। इसमें एक तो ये आ गया कि भाई उसने पेमेंट नहीं करी, तो वो अलग सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो आ गया टीडीएस का कि टीडीएस उसने
वो नहीं करा, तो इसका अभी उसकी नॉन कंप्लाइंस कहाँ और कैसे होगी। तो इस केस में है कि इंटायर अमाउंट ड्यू डेट में नहीं पे करी उसने, जो सेक्शन 15 की ड्यू डेट डिफाइन करी गई है, तो पूरे का पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। क्योंकि जो 43B वाला सेक्शन है, ये इस सेक्शन को, जो टीडीएस वाले सेक्शन को ओवरराइड करता है। अब एग्जाम्पल जो 14 नंबर पॉइंट वाली एग्जाम्पल है, इसी को हम आगे देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल में है कि पेमेंट जो है में अपनी कर दी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, बट स्टिल डज नॉट डिडक्ट टीडीएस, वेदर इंटायर अमाउंट जो है वो अपनी अवेलेबल होएगी डिडक्शन के लिए या कैसे होएगी। तो इस केस में क्या है कि वो अगले साल भी भाई ने क्या किया, पेमेंट तो उसने कर दी, तो टीडीएस काटा नहीं। तो इन फाइनेंशियल ईयर ऑन सच पे 30% डिसअलाउंस जो है उस साल में टीडीएस का डिडक्ट अट्रैक्ट होएगा। जो 70% जो एक्सपेंडिचर है वो अलाउ होएगा, और 30% जो डिसअलाउंस है ऑन सच पेमेंट 30 वो अट्रैक्ट होएगा इस केस में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनकर्ड हैज बीन कैपिटलाइज, कोई एक्सपेंडिचर करा कोई गुड्स पे या सर्विसेज पे, जो हम ऊपर डिस्कस करके आ रहे हैं, ये सिनेरियो नंबर 16 है, डिफरेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं। इनकर्ड बाय द बायर हैज बीन कैपिटलाइज्ड, वो बुक्स में कैपिटलाइज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं चार्ज करा, तो फिर इस चीज का क्या सिनेरियो होगा। तो तो तब अगर वो पेमेंट आपने बुक्स में नहीं चार्ज करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो डिडक्शन क्लेम्ड है, डिडक्शन टू कंप्यूट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट क्लेम्ड बाय दिस, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। मैंने मशीनरी खरीद ली, तो मशीनरी जो है मैं क्लेम नहीं कर रहा एज ए डिडक्शन, तो मशीनरी के ऊपर ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। मैंने कोई एक्सपेंस कैपिटलाइज करना है तो उसके ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, ये इसका एक्सक्लूजन है। जैसे 4-5 हम पहले डिस्कस करके आए हैं, तो ये एक नेक्स्ट इंक्लूजन है। टू मेक द पेमेंट विद इन स्पेसिफाई टाइम लिमिट, कहते हैं जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट की, जो सर्विस रेसिपिएंट है उसको ये क्या है कि उसने पेमेंट स्पेसिफाई टाइम लिमिट में करनी है, या तो एक्चुअल डेज एग्रीड या 45 डेज विच एवर इज लेटर जो है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डज दैट मीन सर्विस रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट those services by the MSC is ongoing not completed, कहता भी अब सर्विसेज में ये जरूरी है कि सर्विसेज उसकी चल रही है, तो उसको जो जरूरी है भी उसने पेमेंट जो है कंप्लीट नहीं उसका काम हुआ तो उसको पेमेंट करनी जरूरी है। प्रोविजंस जो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इज द डेट ऑफ एक्चुअल डिलीवरी और द डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ये जो पीरियड शुरू होता है डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज से होता है। तो इसलिए काम अगर आपका चल रहा है, उसको 6 महीने भी लग रहे हैं, तो उसके ऊपर आपकी नॉन कंप्लायंस नहीं है। It should be considered from the date of completion of service, कि जिस डेट को आपकी सर्विसेज कंप्लीट, अगर सर्विसेज कंप्लीट नहीं हुई है तो जो बायर है या रेसिपिएंट है सर्विसेज का, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ जी। तो एक्स लिमिटेड ने सर्विसेज अवेल करी हैं एबीसी एंड कंपनी से, सपोज स्टैट्यूटरी ऑडिट की। अब ये आ गया प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट की फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 5 लाख की, और ये उसने एग्री करा कि भाई जब काम पूरा हो गया उससे 45 दिन के अंदर मैं पेमेंट कर दूंगा। एक्स लिमिटेड जो है उसने प्रोविजन क्रिएट कर ली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 23-24 में। सर्विस कंप्लीट हुई उसकी 31 अगस्त 2024 को, इनवॉइस रेज किया ऑडिटर ने 31 अगस्त को। तो जो इम्प्लीकेशन है 43B(H) की, वो क्या और कैसे होएगी इन 23-24 या 24-25 में। इफ एक्स लिमिटेड मेक पेमेंट ऑफ ऑडिट फीस ऑन अक्टूबर 14 विद इन ड्यू डेट, विद इन उसने 45 डेज का उसका पीरियड है ना जी, 31 अगस्त को हुआ तो सितंबर और अक्टूबर के ये विद इन 45 डेज, और ऑन आफ्टर ड्यू डेट। द सिंस ये सर्विस है ऑडिटर की,
is not rendered completed till end of 23-24। ये व्यू जो है हम ये ले सकते हैं कि 23-24 तक तो उसकी सिर्फ प्रोविजन डली है ऑन ए लिटरल रीडिंग। दी प्रोविजन जो है शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि 23-24 तक सर्विसेज कंप्लीट ही नहीं हुई है। तो कंसिडरिंग द लाइबिलिटी टू मेक पेमेंट जो है वो सर्विसेज जब उसकी रेज हुई है से 31 अगस्त को जब रेज हुई तो तब उसने बिल अपना रेज किया है। सच व्यू इज अडॉप्टेड एंड देयर इज डिले इन पेमेंट इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो 24-25 में सेम वुड रिजल्ट इनटू ए सिचुएशन दैट नो डिसअलाउंस इज मेड अंडर सेक्शन आइदर इन 23-24 दो देयर इज ए डिले इन पेमेंट इन फाइनेंशियल ईयर। तो इस केस में अब क्या है कि जैसे प्रोफेशनली इसके ये प्रोफेशनल से ये क्वेश्चन ज्यादा रिलेटेड है। इसके आगे ये अपनी आईसीआई से भी या आगे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। दिस इज जस्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन कि 23-24 में उनकी प्रोविजन डल गई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो एक्चुअल में सर्विसेज रेंडर हुई हैं 24-25 में। तो उस केस में शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ 23-24, क्योंकि 23-24 में उसकी जो लाइबिलिटी है पेमेंट मेकर की राइज नहीं होती वंस सर्विसेज आर रेंडर्ड। तो एंड हेंस क्वेश्चन ऑफ डिले शुड नॉट राइज। हाउएवर सच व्यू इज अडॉप्टेड तो द डिले इन सब्सिक्वेंट ईयर में 24-25 में सेम वुड रिजल्ट इनटू सिचुएशन दैट नो डिसअलाउंस इज मेड अंडर सेक्शन आइदर इन 23-24 though there is delay in payment in। तो इन प्रोविजन जो है रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड तो जो 23-24 में ही इसको कर लिया जाना चाहिए था, सब्सिडीज हैव नॉट बीन कंप्लाइड, क्योंकि अगर फिर 2 साल इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो सिचुएशन जो है एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन बन जाएगी। ये प्रोफेशनल नेचर का ये क्वेश्चन है, जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे ये जो चीज है ज्यादा। तो इन फाइनेंशियल ईयर पेमेंट ऑडिटर को करता है विद इन 45 days ऑफ रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। क्वेश्चन ऑफ डिसअलाउंस अंडर सेक्शन शुड नॉट अराइज। However, it happens to be a delay. Payment is made 16 अक्टूबर, such amount would be subject to disallowance in such a case। तो उस केस में क्या है कि 23-24 में करते हैं तो टैक्स ऑडिटर रिपोर्ट या वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो नीड टू बी रिपोर्टेड एंड डिसअलाउड सिंस सेम कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एज एक्सपेंसेस डेबिटेड इन 23-24। तो मतलब ये एक वो सिचुएशन बन जाती है कि इसको एक और नजरिए से लेबोरेटेड व्यू से इसको देखने की जरूरत है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है। देयर मे बी ए सिमिलर ट्रांजैक्शंस, कुछ और भी ट्रांजैक्शन ऐसे हो सकते हैं ऑफ सेक्शन 43BH। इसके ऊपर आने वाले समय में एक नया वीडियो भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, बट दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली परटेन टू प्रोफेशनल्स मेनली। But if there is both debtor and creditor relationship between while and MSME supplier and periodic settlement of the takes place, तो FIFO बेसिस पे ये देखा जा सकता है कि नेट लाइबिलिटी हमारी कैसे से केयर अप हो रही है। तो डिले है तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट होएगा, अगर आपस में सेटल हो जाता है तो अट्रैक्ट नहीं होगा ये सेक्शन। सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन जो है एमएसएमई एक्ट के तहत मिड ऑफ द ईयर में ली है, तो फिर कहता है ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा एज क्लैरिफाइड इन फ्रीक्वेंट आंसर्ड क्वेश्चन। जो 43BH है वो एप्लीकेबल है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है एमएसएमई एक्ट के तहत। हेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू आफ्टर दी एमएसएमई इंटरप्राइज रजिस्टर्ड है वही इसकी कवरेज में आएंगे, जो उससे पहले के ट्रांजैक्शन है वो हमारे विचार के मुताबिक इस चीज में नहीं आएंगे। तो इसमें एक वाइटल पॉइंट ये भी आता है कि जिसने भी इसका बेनिफिट लेना है वो जल्दी जल्दी अपनी जो रजिस्ट्रेशन है इसकी इस एक्ट के तहत ले सकते हैं। बट वुड बी द ट्रीटमेंट क्या होगा, इंटरेस्ट का पेमेंट में डिलेज है अगर, तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा MSMED एक्ट के तहत और ये अलाउ नहीं होगा इनकम टैक्स एक्ट में जो इंटरेस्ट है। जैसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन ली थी 20 करोड़ का प्रॉफिट है, 20 करोड़ डिलेड पेमेंट है और ऊपर 1 करोड़ का ब्याज है, तो उसका प्रॉफिट 20 करोड़ 20 करोड़ जमा 20 करोड़ जमा 1 करोड़ उसका 41 करोड़ हो जाएगा, उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। बट वुड बी दी इंश्योर कंप्लायंस प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगी,
तो प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी ये होगी, जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, नंबर्स हैं, वो इनवॉइसेस के ऊपर मेंशन होने चाहिए। सबसे पहले तो सबको पता चले कि ये पर्सन, ये मेरा जो सप्लायर है या सर्विस प्रोवाइडर है, एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। टैक्स पेयर जो सभी हैं बेनिफिट लेने के लिए, उन सभी को ये रजिस्ट्रेशन ले लेनी चाहिए। ओनली इफ टू दी, और दूसरा है डिसअलाउंस वुड बी ट्रैक्टेड, अगर सिर्फ पेमेंट माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को नहीं करी आपने इस उसके तहत, जो टैक्स पेयर है वो अपनी जो क्या कर सकता है कि हर एक सप्लायर का या सर्विस प्रोवाइडर का स्टेटस चेक कर सकते हैं, भैया तू एमएसएमई है या क्या है। तो अगर ऐसे स्टेटस है तो वो इस चीज को वेरीफाई, अपना डेक्लरेशन ले सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर स्टेटस उसका एक बार कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग इस चीज की कंप्लाइंस कर सकते हैं और सारा कुछ देख सकते हैं। अब हमारा सुजेशन ये है कि आप लोगों को इस चीज की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो लेजिस्लेचर की इंटेंट है वो ये है कि हम लोग अपनी जो पेमेंट्स हैं इन टाइम करें। सभी को, जिन सप्लायर्स को एम माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस वाले सप्लायर हैं जो उसमें रजिस्टर्ड हैं, फॉल करते हैं, हम उनकी पेमेंट विद इन द डिफाइंड टाइम क्राइटेरिया करनी शुरू कर दें। अगर नॉन कंप्लायंस होती भी है तो उसको ईयर एंड से पहले पहले उसको पेमेंट कर दें, सो दैट हमारी बैलेंस शीट में वो चीज डिलेड पेमेंट में फॉल ना करे और हमारी आईटीआर में। अदरवाइज ऐसे होता है तो जैसे मैंने एग्जांपल दी है, 20 करोड़ जमा 20 करोड़ जमा 1 करोड़, तो इतना टैक्स लाइबिलिटी देना किसी का भी एंटरप्राइज का जो कैश फ्लो है वो परमिट नहीं करेगा, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। और इसके ऊपर जो टैक्स है, क्योंकि टैक्स पे नहीं किया होगा, उसके ऊपर टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर फिर वो नेक्स्ट क्लॉजेस अपनी एप्लीकेबल है, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए बेटर टू कंप्लाई विद ऑल दीज प्रोविजंस। फ्रेंड्स, हमने बहुत ही मेहनत और रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद ये वीडियो प्रिपेयर करा है। इससे रिलेटेड कोई भी आपके कमेंट्स हैं, कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, कोई आपके सुझाव हैं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप इसकी पूरी जो है इसको कंप्लायंस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए अपने इंडस्ट्री के प्रोफेशनल सर्कल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसएप ग्रुप्स, अपने टेलीग्राम, जो भी हर जरिया सोशल मीडिया पे इसको शेयर करें, सो दैट सभी को क्लैरिटी हो सके कि ये जो 43B का हुआ बना हुआ है पेमेंट वाला एमएसएमई को, ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको और क्लैरिफिकेशन देने के लिए और वीडियो भी एक नया बना सकते हैं आप क्वेश्चंस का। आप भी हमें मोटिवेट करते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल का आइकन दबाइए, सो दैट जब भी हमारा न्यू वीडियो आए वो आपको नोटिफाई हो सके। तो प्लीज फ्रेंड्स,